हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आई दृष्टि घटना चक्र की अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है ये आई दृष्टि घटना चक्र की सीरीज़ है। ठीक है ना। और ये करीब 5वां वीडियो है इस। ठीक है ना। ये वाला जो 5th वीडियो है और इस वीडियो में करीबन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अब हम करीबन 15 पेज कंप्लीट कराने वाले हैं और वो भी करीब 30 मिनट में। ठीक। एंड बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ाएंगे और हम केवल उन्हीं पॉइंट पे बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। और ये एग्ज़ाम हो सकते हैं RO ARO का। ठीक है ना। RO ARO का एग्ज़ाम हो सकता है और इसके साथ जो है वीडियो री एग्ज़ाम 2018। ठीक है ना। ये और इसके साथ वीडियो का जो न्यू वैकेंसी वाला एग्ज़ाम है इन सब के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं और हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और हिट बटन भी प्रेस कर लें। और इसके साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लें। इसके साथ आप वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें प्लीज़। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़। इसके साथ आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत जापान के बारे में। ठीक है ना। भारत जापान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। आपको पता है जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ठीक है ना। और ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। अभी कब रहे थे और ये डेट है आपकी 20-21 मार्च 2023 को। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं यह किशिदा की जो यह एक भारत की यात्रा एक अनौपचारिक यात्रा थी और यह भारत जापान के मध्य 2006 से आयोजित किया जा रहा है वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग नहीं थी। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर बात की गई है 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में भी मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं भारत जापान के जो है इसमें 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी इस बार। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये आप यहाँ पर देख लेना। आपको पता है कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है ना। भारत के कई शहरों में G20 की अध्यक्षता की जा रही है। इसके साथ जो है 2023 में जापान जो है G7 की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक। इसके बाद यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि राष्ट्र अध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, ये 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था। इसके बाद एक चीज़ और 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो है ये इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है ना। और 18th ये इंडिया कर रहा है। ठीक है ना। इंडिया अपना देश अपना प्यारा भारत कर रहा है। ठीक। और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ एंड इसमें कह रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया। अब बात की गई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ठीक है ना। और ये जो भारत की राजकीय यात्रा पर संपन्न हुई, मतलब भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे और जिसमें जो है अल्बनीज ने 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक मैच देखा था। ये मैच था आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम संस्करण इन दोनों ने साथ मिलकर देखा था। ये थोड़ा सा एक अलग सा न्यूज है, इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है ना। इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं। इसमें प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था ये जो है प्रथम था। ठीक है ना। और इसके बाद जो है यह यात्रा के दौरान जो है दोनों देशों के मध्य जो 4 दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक। तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 दस्तावेज कौन से, ऑडियो विजुअल, खेलों में सहयोग और नवाचार में सहयोग बढ़ाने के लिए, और चौथा ये 2 कार्यबलों जिसमें जो आपका सोलर टास्क फोर्स एवं हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ठीक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है वही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है डिकिन विश्वविद्यालय, यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय जिसने एक अपनी शाखा जो है भारत में खोली है। ठीक है ना। भारत में कहाँ पे खोली है, और ये खोली है भारत के गुजरात सिटी का भारत के गुजरात के जो गिफ्ट सिटी है इसमें खोली है। बस इतना इम्पोर्टेंट है बस, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA। तो 29 दिसंबर 2022 को जो है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापक
व्यापार समझौता लागू हुआ था, जिसमें ध्यातव्य है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो है ये नाम दिया गया इसका इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इंडा ऑस, ठीक। और ये जो है अप्रैल 2022 में हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम स्किप कर देते हैं। अब हम बात करते हैं भारत और भूटान के बारे में, ठीक है ना। तो आपको पता होगा भूटान के जो नरेश हैं या प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्या नाम है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने जो भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। और इसमें उल्लेखनीय है कि भारत भूटान की जो ये इस बार जो 13वीं पंचवर्षीय योजना, देखो यहाँ पे जो है भारत की पहले पंचवर्षीय योजना होती थी, ये तो खत्म कर दी, ठीक है। अब यहाँ भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में भारत ने सहयोग के लिए सहमत हो गया है, ठीक है ना। 13वीं पंचवर्षीय योजना ये भूटान की है, नॉट भारत की। और इस पंचवर्षीय योजना में जो भारत ने सहयोग करने के लिए हामी भर दी है, मतलब एग्री हो गया, ठीक। बाकी जो अन्य समझौते हुए हैं वो देख लेते हैं। वांगचू एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, ठीक है ना। जो भारत ने एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मांग देचू जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। इसका निर्माण किया था किसने? भारत है। और अब इसको जो है भारत ने भूटान को सौंप दिया है। नाम याद कर लो, मांग छेदू, और यहाँ इनका नाम है बांग छेदू, ठीक है ना। बांगचुक और ये मांग छेदू, कुछ सेम सा नाम दिख रहा है, तो इस प्रकार से आप भूटान यहाँ पर टिक कर सकते हैं आराम से। एंड नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें बात की गई है भारत और इटली के बीच में, ठीक। तो भारत और इटली के बीच में, तो आपको पता होगा कि इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, और ये अभी सुश्री हैं। ये कहने का मतलब है अभी मिस हैं, और कह सकते हैं इनकी अभी शादी नहीं हुई है। और ये भारत की राजकीय यात्रा पर संपन्न रही थी। और इसमें कह रहा है कि उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री भी आई थी, जिनका नाम है एंटोनियो तजानी, ठीक। एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत यात्रा पर आया था, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, यह जो 5 वर्षों के अंतराल बाद भारत के इटली के प्रधानमंत्री भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर पहली बार रही थी। 5 वर्ष के बाद इटली की कोई प्रधानमंत्री भारत की द्विपक्षीय यात्रा की है। और जिसमें उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जो है अक्टूबर 2018 में, इससे पहले अक्टूबर 2018 में आए थे कौन? इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिसका नाम था कांटे, ठीक है। क्या नाम था? गियुसेप्पे कांटे, ठीक है ना। भारत का दौरा किया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें यहाँ पे जो सुश्री मेलोनी है, ठीक है ना, ये भारत का एक 8वां रायसीना डायलॉग होता है, रायसीना, जिसका क्रम था 8वां, ठीक है ना, जिसमें जो ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल की गई थी, ठीक है ना। और आगे कहते हैं भारत एवं इटली के मध्य जो राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। बाकी नॉट मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप देखते हैं जर्मनी के बारे में। किसके बारे में? जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी के चांसलर आपको पता होगा, जिनका नाम है ओलाफ सोल, ठीक है। क्या नाम है? ओलाफ सोल। और ये जो भारत की राजकीय यात्रा पर रहे या संपन्न हुई। और ये जो है 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में दौरा किया था, बेंगलुरु गए थे। और इसमें जो है भारत वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर में श्री सोल की यह पहली इटली यात्रा थी, भारत यात्रा थी। मतलब जर्मनी के जो सोल चार्ल्स हैं, ये भारत की पहली बार यात्रा की है इन्होंने, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी यहाँ देख सकते हैं, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये आप जरूर प्लीज़ ज़रूर आप नोट करके रख लें, या जो भी है याद करके लें। भारत मिस्र के बीच में, ठीक है ना, 24 जनवरी से और 27 जनवरी 2030 के मध्य में मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या नाम है इनका? अब्दुल फतेह अल सीसी। भारत की राजकीय यात्रा पर संपन्न की। अब यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 24 से 27 जनवरी, और बीच में आता है 26 फरवरी, ठीक है ना, सॉरी 26 जनवरी। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे पर ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है ना, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक। भारत यहाँ पर कह रहा है अक्टूबर 2015 में, कौन? अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने के लिए सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। बाकी यहाँ देख सकते हैं भारत का इस बार जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया था, और जिसमें जो अल सीसी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अल सीसी जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और एक चीज़ और है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं वो है कि यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, ठीक है ना। एंड बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें कहा गया भारत मिस्र के मध्य जो है राजनयिक संबंधों के भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है ना, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं।
एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको पता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, ठीक है ना, शेख हसीना। और ये भारत की राज की यात्रा पर आई थी, संपन्न हो गई। और ये यात्रा हुई थी आपकी 5 से 8 सितंबर 2022 को। पुरानी न्यूज़ है, बट कई बार पुरानी न्यूज़ भी अगर चर्चा में रहती है तो एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो इसमें ये देख लेते हैं कि अजमेर में सूफी संत की जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह, इसमें इन्होंने यहाँ पे मिलने गई, घूमने गई थी, दर्शन करने गई थी। इसके बाद बात कर लेते, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है कुशियारा, ठीक है ना। सिर्फ पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, ये है मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है रुसेला रेल पुल। दोनों पक्षों के द्वारा रुसेला रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया था। एंड यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, आप भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ठीक है ना। इसका जो उद्घाटन है ये शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से किया गया था, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इसका जो शिलान्यास है ये 2018 में रखा गया था, ठीक है ना। और IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच में पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। और इसमें जो है 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है, ठीक है ना। 1 मिलियन मीट्रिक टन डीजल को परिवहन किया जाएगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कुल लंबाई 131.57 किलोमीटर, ठीक है ना। बाकी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के, और यहाँ पे नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइम 100 सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति 2023, ठीक है ना। तो इसका इस बार जो है 20वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 20वां, ठीक है ना, 20वां संस्करण था। और टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें कलाकार है, प्रवर्तक, इसके बोलते हैं इनोवेटर्स, असाधारण व्यक्ति टाइटन्स, और नेता लीडर्स आइकन, और मार्गदर्शक पायोनियर्स के अंतर्गत रखा गया, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है असाधारण व्यक्ति के रूप में असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में जो प्रथम व्यक्ति शामिल किया गया, इनको शामिल किया गया पद्म लक्ष्मी को। और ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिकाएँ, अभिनेत्रियाँ, मॉडल एवं टेलीविज़न होस्ट भी हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पे एलोन मस्क, और जो ट्विटर के और स्पेस एक्स के CEO। एंड तीसरे स्थान में लियोनेल मेसी, ये जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, ठीक है ना। एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हैं नीता की श्रेणी में जो है 20 लोगों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें टॉप है जेलेंस्का, ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना जेलेंस्का। बाकी आइकन की श्रेणी में बात की जाए तो 15 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें जो है भारत के, और भारत की बात की जाए तो ये शाहरुख खान है, ये इंपॉर्टेंट है। आइकन की श्रेणी में टॉप पे स्थान पाया भारत के शाहरुख खान ने, ठीक। बाकी हम देख लेते हैं इसमें मार्गदर्शक की श्रेणी में अगर हम बात करें तो भारतीय फिल्म निर्देशक हैं SS राजामौली, ठीक। तो भारत के 2 आइकनों में शाहरुख खान है और मार्गदर्शक में ये SS मौली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें फिनलैंड के बारे में। ये भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। नाटो का अब जो है 31वां सदस्य बन गया, कौन? फिनलैंड, ठीक। वैसे तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही आएगा। बाकी हम देख लेते हैं नाटो की। देखो आपको पता होगा नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई थी, ठीक है ना। और इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये इसमें अब जो 31 सदस्य हो गए, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं स्मृति तथ्य में। अब 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड जो है नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बन गया है। और इसके पूर्व यानी कि इससे पूर्व जो है 30वां सदस्य कौन बना था? 2020 में ये बना था उत्तरी मैसेडोनिया। देखो ये 31वां सदस्य फिनलैंड बना है, ये तो लगभग सभी को पता है। तो कई बार इस प्रकार की न्यूज़ आ जाती है जो चर्चा में कम रहती है, ठीक है। यह पूछ सकता है कि इससे पहले 30वां सदस्य कौन था और कब बना था? ये 2020 में बना था, ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया, और 31वां सदस्य था, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रुसेल्स का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसमें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 126वें स्थान पे भारत की रैंक है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट सूचकांक में, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखते हैं कि इसमें टोटल जो 137 देश शामिल हुए थे। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि टॉप किन देशों ने किया है। और ये किया है
फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। फिनलैंड ने टॉप स्थान किया है, फिर उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड स्थान पे जो है आइसलैंड। ठीक, इसमें बात कर लेते हैं अंतिम में सबसे कम स्थान प्राप्त करने वाले देशों में। तो सबसे कम टॉप बॉटम पे है अफगानिस्तान, उसके बाद 136वें स्थान पे लेबनान और अफगानिस्तान का स्थान है 137वां। ठीक है ना। बाकी और आपको पता है कि भारत की रैंक इसमें कितनी है, 126। ठीक, अब हम बात करते हैं लद्दाख एवं मयूरभंज को जो है टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों में सूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना। लद्दाख को और मयूरभंज को इस प्रकार से याद कर लो कि मयूरभंज उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसी की जो है द्रौपदी मुर्मू जी अपनी राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, इसलिए 50 महानतम स्थानों में सूची में शामिल किया गया लद्दाख को और आपके मयूरभंज को। ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हैं मयूरभंज जो उड़ीसा का एक ज़िला है और जो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय पार्क है काले बाघ के लिए पाए जाते हैं जिसमें। बाकी अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अब बात की गई है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 13। ठीक है ना। और इसका इस साल जो 10वां संस्करण हुआ था। इसमें टोटल 163 देश शामिल हुए थे। और इसके साथ हम बात करें अगर आतंकवाद में टॉप पे है, रैंक 1 पे है अफगानिस्तान। ठीक है ना। सबसे ख़राब स्थिति है अफगानिस्तान की। और इसके बाद हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की रैंक है इसमें 13वीं। कौन सी रैंक है, 13th। ठीक है ना। बस इतना। और एक चीज़ और है इसमें एंड वो है कि अगर ब्रिक्स देशों में बात की जाए तो भारत ने जो है टॉप स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022। और इसमें कहा गया है कि 13 मार्च 2023 को जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022 नामक रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है। ठीक, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य में। और इसमें कहा है 2018 से 22 की अवधि में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं। ठीक है ना। निर्यात करने वाले देश की बात की जाए तो सबसे टॉप पे यूएस है, उसके बाद जो है आपका रसिया, उसके बाद आपका फ्रांस और उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी। ठीक है ना। निर्यात करने वाले देशों में अगर हम बात करें आयात करने वाले देशों में टॉप किया है भारत ने जो टॉप किया है। भारत ने सबसे अधिक हथियार मंगाए और सबसे अधिक हथियार जो है भारत ने रूस से मंगाए। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं नाटू। ये 95वें ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात की गई है। आपको पता है कि भारत का एक RRR मूवी आई थी, ठीक है, जिसका सॉन्ग था नाटू। इस गाने को जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। इस बार 2023 में कौन से ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे, 95th। ठीक है। और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट केवल ये है जो फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस, इसको जो है टॉप स्थान पे मिला गया 11वें फिल्म में। ठीक है ना। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मलेशियाई अभिनेत्री है मिशेल यो। ये जो एशिया की पहली महिला है जिसको इन टॉप अभिनेत्री की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। पहली एशियाई महिला है, ये देख सकते हैं आप। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अभिनेता की अगर हम बात करें तो अभिनेता ये ब्रेंडन फ्रेजर, ठीक, टॉप है। बाकी नॉट मोर इम्पोर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं इसमें नाटू के। देखो यहाँ लिखा है तो नाटू सॉन्ग जो था ये सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के रूप में ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। और इसमें जो गीत गाने वाले थे ये रामचरण थे और एक थे जूनियर NTR। ठीक है ना। और ये जो है 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में जो है बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर की श्रेणी में दिया गया। वैसे तो 95वें श्रेणी की है, अगर हम इसमें बात की जाए तो ये 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर की श्रेणी में दिया गया। ठीक है ना। बाकी अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 103। ठीक है ना। 103वां स्थान भारत में किसने मिला है, ये लेगाटम समृद्धि सूचकांक में भारत का 103वां स्थान है। और ये लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी की जाती है। और इसके बाद बात करें तो यह जो है 2023 में 16वां संस्करण था। टोटल जो है 167 देश थे। ठीक, एंड इसके साथ हम बात कर लेते हैं इसमें डेनमार्क ने टॉप किया है और दक्षिण सूडान ने 167वें रैंक प्राप्त किया, 167वें स्थान पर प्राप्त किया। ठीक है। बाकी अगर सेकंड स्थान की बात करें स्वीडन और तीसरे स्थान की बात करें तो वो है नॉर्वे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत को जो 103वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पश्चिम यूरोप जो है
यूरोप का भी पश्चिमी यूरोप जो है सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है ये 131वीं रैंक है। ठीक है, एंड यहाँ पे देख लेते हैं इसमें जो है इसका 29वां संस्करण था। टोटल 184 देश शामिल थे। ठीक है, और जिसमें 4 देशों, यहाँ पे बात की 4 देशों जैसे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को जो अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक और 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। ठीक, बात यहाँ पे कर लेते हैं कि भारत, ब्राज़ील, रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल की गई, जिसमें सूचकांक में सिंगापुर जो है विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। ठीक, भारत की रैंक के बारे में बात कर लें तो भारत की रैंक जो है 52.9 स्कोर के साथ जो है भारत की रैंक 131 प्लेस पे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में शामिल। ठीक है ना, इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की ये संयुक्त पहल है। यूएसए और यूएई की ये संयुक्त पहल है। ठीक है ना, एंड यहाँ पे आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें जो है यही है सेम मोर। भारत जो है अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले और बिजनेस फोरम के दौरान M4C में शामिल हुआ है। M4C में 47 सदस्य और 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश किया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है भारत की रैंक 42 यूएसए इसको जारी करता है और यूएसए हमेशा टॉप पे रहता है। ठीक है ना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, एंड ये है यूएसए ने टॉप किया, यूनाइटेड, देखो यूएसए और फिर यूके। ठीक है ना, टॉप किया, उसके बाद फ्रांस। ठीक है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी भारत की रैंक यहाँ पे देख लेते हैं, भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक की बात की जाए तो 42वीं है। ठीक है ना, यूएसए की रैंक पहली है और यूके की रैंक कितनी है, दूसरी है। ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में। इसमें जो 80वां 85 स्थान पे है भारत। ठीक है, 85वें स्थान पे भारत है और इसमें जो है कुल 180 देश शामिल होते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें टॉप कंट्री की, तो टॉप कंट्री में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। ठीक है ना, क्रम से डेनमार्क की प्रथम, फिनलैंड की दूसरी और न्यूजीलैंड की दूसरी रैंक है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दक्षिण सूडान जो है ये सबसे बॉटम पे 178 स्थान पे और भारत की इसमें 40 अंकों के साथ 85th रैंक है। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बन गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत कई बार मतलब कह सकते हैं कभी कभी ही बन पाता है किसी इंटरनेशनल समिट में या ये मीटिंग होती है ना उसमें। ठीक है ना, तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है, एक उपनगर के नाम से लिया गया है और यह जो समझौता है 1995 में हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है ना, और इसका कार्यकाल ये 1 वर्ष होता है और भारत ने आयरलैंड से वासनेर के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ली थी। मतलब पहले आयरलैंड था, अब भारत इसका अध्यक्ष बन गया है। ठीक, इसके बाद अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं। ठीक है ना, बाकी ये देख सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, 112वें स्थान पे जो है भारत मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 112वें स्थान पे है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉप कंट्री में स्विट्जरलैंड है, इसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद एस्टोनिया। स्विट्जरलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, न्यूजीलैंड ने दूसरा और एस्टोनिया ने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं भारत की बात की जाए तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने जो है 112वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, बाकी यहाँ पे ये टेबल देख सकते हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं क्षेत्रीय रैंक में भारत का 10वां स्थान है। अब हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट, देखो टोटल रैंक की अगर हम बात करें तो 112वें स्थान पे, अगर हम क्षेत्रीय रैंक में बात की जाए तो भारत की रैंक कितनी है, 10वीं। ठीक है ना, 1 मिनट, वैश्विक रैंक, हाँ ठीक, ओके, क्षेत्रीय रैंक में 10वीं है और वैश्विक रैंक में भारत की जो है 112वीं रैंक है। ठीक, अब हम बात करते हैं ईरान CSW से बाहर हो गया है। ईरान जो है CSW से बाहर हो गया। CSW का पूरा नाम है कॉमन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक, बाकी आपको पता होगा कि ईरान को अभी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया गया और इकोसॉक का एक कार्यात्मक आयोग है जिसमें 45 सदस्य राष्ट्र हैं। और इसके बाद बात अगर हम करें समान भौगोलिक वितरण, इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किया जाता है, जिसमें चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करें 2022 से 26 तक ये प्रस्तावित था, ठीक है ना। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी 2 पेज और पढ़ने हैं और ये वीडियो जो है समाप्त हो जाएगी। विश्व प्रतिभा सूचकांक में जो भारत की रैंक 52वीं है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ देख लेते हैं 9वां रैंक है, यह सॉरी 9वां संस्करण है। और यहाँ पर 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। टॉप की बात की जाए तो टॉप में जो है स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे आपका स्वीडन है और थर्ड स्थान पे आपका आइसलैंड, ठीक, आइसलैंड। भारत की रैंक है 52, 52वीं रैंक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में के देशों में रैंक में जो सिंगापुर टॉप पे है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में जो है ये यूक्रेन की भावना और जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, इन दोनों को सम्मिलित रूप से स्थान दिया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में। और ये यूक्रेन की भावना, ये यूक्रेन की जनता है, ठीक। बाकी यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य जो पुरस्कार मिले हैं जेलेंस्की को वो यहाँ पे देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है पुरस्कार, ये आप यहाँ देख सकते हैं, चेक गणराज्य ने जो है चेक गणराज्य का सर्वोत्तम पुरस्कार है ये, और द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लाइन, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लाइन जो है जेलेंस्की को अवार्ड दिया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं फोर्ब्स की जो है विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत की निर्मला सीतारमण ने टॉप किया। और विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो इनका स्थान 36वां है। बाकी देख लें विश्व में टॉप किसने किया है। विश्व में टॉप की बात की जाए तो ये उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जो जर्मनी की है, शीर्ष पर है, ठीक है ना। वही बात की जाए यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड, ये दूसरे स्थान पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका की कमला हैरिस जो है तीसरे स्थान पर है, ठीक। बाकी यहाँ पे बाकी लोगों को देख सकते हैं, चौथे स्थान पे मैरी बल्ला है, ठीक। और मैरी बल्ला, 12वें स्थान में क्रिस्टीना जॉर्जीवा और 17वें स्थान में साई इंग वेन। बाकी यहाँ पे हम देखना है कि भारत की जो कितनी महिलाएं शामिल की गई हैं। भारत की कुल जो है 6 महिलाएं शामिल की गई हैं, ठीक है। सबसे टॉप पे 36वें स्थान पर सीतारमण को शामिल किया गया और चौथी बार इन्हें शामिल किया गया। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अन्य लोगों को शामिल किया गया। 53वें स्थान पर जो रोशनी नडार मल्होत्रा को शामिल किया गया, HCL की चेयरमैन है, HCL, हाँ ठीक है। और सेबी की जो अध्यक्ष है माधुरी पिरिगुच, इनको 54वें स्थान पे। और सोमा मंडल जो है सेल की अध्यक्ष है, इन्हें 67वें स्थान पे। और किरम मजूमदार को जो है 77वें स्थान पे शामिल किया। वहीं फागुनी नैयर की अगर हम बात करें तो ये 89वें स्थान पे शामिल किया गया। अब हम बात कर लें तो BBC ने भी कुछ महिलाओं को शामिल किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वर्ष जो के संस्करण का जो थीम है ये आपकी प्रगति, प्रोग्रेस, और 10वां संस्करण इस बार 2023 में। इसमें जो है 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, सिरसा बांदला और स्नेहा जपाले और ये गीतांजलि श्री है। गीतांजलि श्री तो चर्चा में रही लेखिका हैं, आपको पता होगा। तो ये ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 EIU, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात कर ले। EIU का पूरा नाम द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं इसमें जो है 172 शहरों को रैंक प्रदान की गई, जिसमें रैंक में जो न्यूयॉर्क शहर की कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया। वहीं बात की जाए सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क को प्रथम रैंक दी गई है और सबसे महंगे शहर में, ठीक है, सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क। और दमिश्क ये सीरिया का शहर है, जो है सबसे सस्ता शहर है, ठीक है। वहीं बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है, भारत जो है पहली बार अध्यक्ष बना है GPAI का अध्यक्ष बना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इसका पूरा नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 15 संस्थापक सदस्य, ठीक है, जिसमें 14 देश हैं और एक जो है आपका ये हम देखते हैं GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है, ठीक है ना। जिसमें आप 1 मिनट, हाँ ये रहा, दिसंबर 2020 में यूनेस्को की भी GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था, ठीक है। 2020 में यूनेस्को भी शामिल हुआ था। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इसकी अध्यक्षता ये आपकी होगी GPAI के शिखर सम्मेलन। तो वो पहला शिखर सम्मेलन आपका 2020 में हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में, 2021 में फ्रांस पेरिस में हुआ था, और अब जो है तीसरा शिखर सम्मेलन ये तो 2022 में टोक्यो जापान में हुआ, और अब जो है भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें भारत की रैंक 8th है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं
जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है, 4 श्रेणी है, नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, ठीक है ना। और इसमें ये जो है ये इस बार 18वां संस्करण है। बाकी 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। तो देखो ये वीडियो अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और प्लीज़ वीडियो का फीडबैक अवश्य कमेंट में कमेंट करें, ठीक है ना। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें। और इसके साथ अगर कोई आपके मन में कोई सजेशन तो प्लीज़ ज़रूर सजेशन बताएं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।